हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, आज का यह वीडियो हमारे इतिहास सब्जेक्ट की सीरीज का ये पहला वीडियो है। मित्रों, आज से हम लोग इतिहास को चैप्टर वाइज पढ़ने का जो क्रम है वो निर्धारित किए हैं। और आज के प्रथम चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, जो हमारा अध्याय 1 है। मित्रों, एकदम बेसिक से एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मित्रों, देखिए, प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इतिहास क्या है। अगर मैं इतिहास शब्द की बात करूं तो इतिहास शब्द प्राय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हास। क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का अर्थ होता है मित्रों बीती हुई, और हास का अर्थ होता है घटित घटनाएं। बीती हुई यानी अतीत की, और हास का अर्थ है घटित घटनाएं। अर्थात देखिए, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति और हास दो शब्दों से मिलकर बना है। अतः हम कह सकते हैं, इनके अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं अतीत का, अतीत में घटित घटनाएं यानी बीते हुए समय में घटित घटनाओं का अध्ययन क्या है? इतिहास है। अर्थात अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ठीक है मित्रों, आप ऐसे भी कह सकते हैं अतीत में घटित घटनाओं का गहन अध्ययन करके मानवीय मस्तिष्क मानवीय मस्तिष्क के पटल को समझना क्या है? इतिहास कहलाता है। देखिए, और या अथवा करके हम बात को लिख देते हैं। अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करके मानवीय मस्तिष्क या मानवीय क्रियाकलाप को समझना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ठीक है मित्रों, अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करके मानवीय मस्तिष्क को समझना ही इतिहास कहलाता है। मित्रों, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न बनता है, इतिहास के पितामह कौन है? जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इतिहास के पितामह, ठीक है, इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक। मित्रों, इतिहास के जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मित्रों, हेरोडोटस एक यूनानी लेखक एवं इतिहासकार हैं। एक हेरोडोटस एक यूनानी लेखक यानी ग्रीक राइटर, यूनानी लेखक एवं इतिहासकार।
एक यूनानी लेखक एवं इतिहासकार हैं, कौन थे? हेरोडोटस, जिनका जन्म 484 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं अगर जन्म की बात करूं, जन्म का समय 484 ईसा पूर्व में, 484 ईसा पूर्व में हेरोडोटस का जन्म हुआ था। मित्रों, यह भी प्रश्न बन सकता है कि इनका जन्म स्थान से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि और एकदम डीप प्रश्न जब बनते हैं तो इस लेवल के प्रश्न बन जाते हैं। तो कैलिकॉर्नसस, ठीक है मित्रों, जन्म स्थान का मैं अगर बात करूं, जन्म स्थान, मित्रों हेरोडोटस का जन्म हैली, लिखेंगे हैली कार्नासस, हैली कार्नासस में, जो तुर्की में पड़ेगा। मित्रों कहां पर? तुर्की में। उस समय फारस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जिस समय इनका जन्म हुआ था तो उस समय फारस साम्राज्य का हिस्सा था। कौन? हैली कार्नासस। वर्तमान में यह तुर्की में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है मित्रों, लगे हाथ एक और प्रश्न बन जाए। जब हम शुरू कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मानव जाति का पालना, ठीक है, मानव जाति का जो उद्भव है, ठीक है, वो कहां से शुरू हुआ है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न, मानव जाति, ठीक है मित्रों, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और नेक्स्ट अगला जो नंबर का प्रश्न बन सकता है कि मानव सभ्य, जबकि मित्रों मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप है। ठीक है, हमारा जो सभ्यता है, ठीक है, मानव जाति का जो सभ्यता है वो अफ्रीका महाद्वीप है, परंतु अफ्रीका मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका महाद्वीप है, परंतु मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप है। मानव सभ्यता का पालना मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। ठीक है मित्रों, यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास का डेफिनेशन के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना, इति प्लस हास, यानी बीती हुई घटित घटनाएं। ठीक है, बीती हुई घटित घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करके मानवीय मस्तिष्क को समझना इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस है मित्रों। ठीक है, कौन है? हेरोडोटस हैं, जो एक यूनानी लेखक एवं इतिहासकार हैं। ठीक है मित्रों, जिनका जन्म 484 ईसा पूर्व में हुआ। और जन्म स्थान की बात करूं मित्रों, हैलिकॉर्नासस में, जो तुर्की में पड़ता है, पहले इस फारस साम्राज्य का हिस्सा था। और कहीं कई किताबों में लिखा मिलता है कि फारस के ये निवासी थे। कौन? हेरोडोटस। आइए नेक्स्ट है, मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका महाद्वीप है, और मानव सभ्यता का पालना कौन है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मित्रों इतिहास का अध्ययन। ठीक है, आप हेडिंग डालें इतिहास का अध्ययन। इतिहास का अध्ययन, मित्रों इतिहास का अध्ययन तीन क्रम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए मित्रों, पहला है ये प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है मित्रों। और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक
काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है मित्रों। और मित्रों देखिए, प्रागैतिहासिक काल आज का हमारा चैप्टर है, ठीक है मित्रों। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं, ठीक है। और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और काल का मतलब समय। मानव सभ्यता का, मानव जीवन का वह समय जो पत्थरों पर आधारित था या पत्थरों से संबंधित था, ठीक है, उसको देखिए प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और पाषाण काल, ठीक है, उसको पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। पाषाण का प्रागैतिहासिक काल में विभाजन, मित्रों मैं विभाजन की यदि बात करूं, ठीक है, अब पहले अगर तीनों को अगर देखना चाहते हैं तो तीनों को आप देख लें। देखिए जैसे इसमें प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा है मित्रों ताम्र पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की अगर मैं चर्चा करूं मित्रों, तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की चर्चा की जाएगी। सिंधु सभ्यता, ठीक है मित्रों, क्या है? सिंधु सभ्यता। और इसी में जैसे यदि मैं कह, सिंधु सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल जो लिखित विवरण उपलब्ध है, देखिए ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तीसरा देखिए आधुनिक इतिहास, चौथा वैश्विक यानी विश्व का इतिहास, ठीक है मित्रों। ये रहा हमारा विभाजन। मित्रों आइए एक एक को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा हमारा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आइए मित्रों देखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल। मित्रों इतिहास का वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। लिख देते हैं। देखिए इतिहास का वह समय या मानव इतिहास का वह समय जब मानव
पत्थर के औजार, पत्थर के औजार का प्रयोग करता था। करता था, पाषाण काल कहलाता था। उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहलाता है। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता की खोज, देखिए अब सीधे हम टर्न होते हैं भारतीय इतिहास के रिलेटेड में। भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है मित्रों। भारतीय, लिखेंगे भारतीय पाषाणकालीन, पाषाणकालीन सभ्यता, भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता की जो खोज करता है, जो खोज किया है मित्रों, वो रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। इन्हीं के द्वारा भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। मित्रों भारतीय पुरातत्व, मित्रों भारतीय पुरातत्व का पिता जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। दूसरी पॉइंट में, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय पुरातत्व, मित्रों भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का पिता। और मित्रों भारतीय पुरातत्व का जो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, इसलिए ये सब पॉइंट आप नोट करते चलें। भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व, पुरातात्विक संग्रहालय, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है, उसका नाम है मित्रों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। मित्रों ये कहाँ स्थित है? ये है भोपाल। स्थान की मैं अगर बात करूं मित्रों तो ये भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है मित्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का स्थापना 21 मार्च मित्रों 1977 को हुआ था। इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को, 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना की गई। अगर मित्रों इसके संबंध की बात करूं तो यह है संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृत मंत्रालय, यह कौन? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय संस्कृत मंत्रालय का हिस्सा है। मित्रों यह भारत का
एक भारत का पहला ओपन एयर म्यूजियम है। ये बात परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह भारत का पहला ओपन एयर म्यूजियम है। भारत का पहला ओपन एयर म्यूजियम है। ठीक है मित्रों। और नेक्स्ट, अगर मैं पुनः अपने टॉपिक पर आऊं तो इस काल में मिलने वाली, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मिलने वाली धातुओं का जो नामकरण है वो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं इस यहां पर, इस काल में मिलने वाली धातुओं का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस के द्वारा, क्रिश्चियन थॉमस द्वारा, क्रिश्चियन थॉमस द्वारा। ठीक है मित्रों। धातुओं के आधार पे जो नामकरण है वो क्रिश्चियन थॉमस द्वारा। ठीक है। और जबकि लिखित आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस डिक के द्वारा किया गया था। यहां आप लिख दें लिखित आधार पर, लिखित आधार पर जॉन ब्रूस द्वारा। जॉन ब्रूस द्वारा। ठीक है। यानी प्रागैतिहासिक काल में मिलने वाली धातुओं के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस के द्वारा, जबकि लिखित आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस द्वारा। मिलने वाली धातुओं के आधार पर, धातुओं के आधार पर, आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस द्वारा। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं एक एक को। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो भारत में साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और मानव सभ्यता को भी हम समझते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मित्रों पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक है मित्रों। इसका समय जो इतिहासकारों द्वारा इसमें तो काफी ज्यादा मतभेद है समय को लेकर, परंतु एक मान्यता प्राप्त जो समय है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। मित्रों पूरा पाषाण काल, यहाँ पर मानव एक भोजन की तलाश में सिर्फ इधर उधर भटकता था। उसका कोई समाज नहीं था, कोई सोसाइटी नहीं था। ठीक है। मनुष्य पूर्णतः खाना बदोश जीवन यापन करता था। और यह, पहले मैं इसकी चर्चा करूं, यह पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम
पूर्व पाषाण काल। मित्रों इसमें देखिए मानव पूर्ण रूप से मनुष्य मनुष्य को वो पूर्व पाषाण काल में आदिमानव भी कहा जाता था। मनुष्य का जीवन खाना बदोश था। भोजन की तलाश में इधर उधर ये लोग टहलते रहते थे, घूमते रहते थे। ठीक है। और नेक्स्ट मैं अगर चर्चा करूं तो इनके जो औजार हुआ करते थे पूर्णतः पत्थर के थे और पत्थर के बड़े बड़े इनके औजार हुआ करते थे। मारक क्षमता उनकी कम हुआ करती थी, इनकी शारीरिक परिश्रम ज्यादा लगता था। इसमें पत्थरों के बड़े औजार, इसमें जो औजार हुआ करते थे पत्थरों के और बड़े बड़े औजार रहते थे। मानव के रहने का स्थान केवल गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहते थे। ठीक है। और यह साक्ष्य कोजियन गुफा चाइना से भी प्राप्त हुआ। अगर मैं इसके साक्ष्य की बात करूं तो कोजियन गुफा जो चीन में प्राप्त हुआ। ठीक है। कोजियन गुफा चीन। और भारत में भीमबेटका के गुफाओं में भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब्दुल्लागंज और ये रायसेन जिला पड़ेगा, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। ठीक है। यहां से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। और मित्रों मानव के द्वारा खोज की गई सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण खोज, सबसे बड़ी खोज आदिमानव द्वारा आग की खोज। पत्थर के औजार बनाते समय ऐसा माना जाता है कि पत्थर के औजार बनाते समय चिंगारी से कुछ, ठीक है, सूखी पत्तियां जली और वहां से मानव आग जलाना सीख लिया पत्थर के माध्यम से। ठीक है। बाद में घर्षण के माध्यम से आग जलाना सीखा और उसके बाद आग के दिशा में कई सारे खोज हुए। तो सबसे बड़ी खोज आग की खोज। मानव द्वारा आग की खोज कब किया गया, किस काल में किया गया? तो पूरा पाषाण काल में किया गया। ठीक है मित्रों। आइए दूसरा देखते हैं, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद मैं दूसरा बात करूंगा मध्य पाषाण काल। समय की अगर मैं चर्चा करूं मित्रों, मध्य पाषाण काल का 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो उपनाम है मित्रों, उपनाम वो लघु पाषाण काल है। लघु पाषाण काल।
लघु पाषाण काल भी कहते हैं। और इस काल में मानव में सर्वप्रथम जानकारी इस काल में मानव सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइन ने 1867 में दिया। देखिए, अगर इस स्रोत की बात करूं, जानकारी का जो स्रोत है वो 1867 में, कब? 1867 में कार्लाइल द्वारा 1867 में इसके बारे में जानकारी दी गई। और आदिमानव द्वारा यहाँ पर बहुत सारा चीज विकास की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे तीर कमान की खोज। इस काल में मानव ने तीर कमान की खोज किया। पत्थर के औजार, छोटे परंतु नुकीले, छोटे थे परंतु नुकीले थे। ठीक है मित्रों, परंतु नुकीले थे। ठीक है, और शिकार का प्रारंभ एक योजनाबद्ध तरीके से मानव शिकार करना सीख गया। शिकार का प्रारंभ, मानव शिकार करना, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से शिकार करना सीख गया। और यहां से जो हमारे आदिमानव है वो पशुपालन सीख गए। ठीक है, पशुपालन जो आदिमानव थे वो पशुपालन, जिसके साक्ष्य, अगर मित्रों मैं इसके साक्ष्य की बात करूं तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। ठीक है, और विशेष उपलब्धि सभ्यता के नजरिए से, विशेष उपलब्धि जो है, मानव अपने जो संबंधित व्यक्ति हुआ करते थे उनका अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार करना सीखा। ठीक है, क्या? अंतिम संस्कार। और व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, जिसके मैं साक्ष्य की बात करूं तो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। इलाहाबाद, परंतु मटके या किसी विशेष आकार के बर्तन नहीं बनाया करता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। आप नोट कर लें इसे। नव पाषाण काल। ठीक है मित्रों, नव पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और नव पाषाण काल के अंतर्गत आइए बातों को हम समझते हैं। इस काल में मित्रों इस काल में मानव सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्रस्तुत किए हैं वो सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया। नव पाषाण काल में जानकारी जॉन लुबाक द्वारा 1865 में, कब है? 1865 में। ठीक है,
और इस काल में मानव पूर्ण रूप से अस्थायी जीवन यापन करना सीख गया। मैं बात करूंगा नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या हैं। अस्थायी निवास, अब खाना बदोश वाला सिस्टम खत्म कर दिया मित्रों। अस्थायी निवास एवं कृषि तथा पशुपालन। अस्थायी निवास, कृषि एवं पशुपालन जिसकी प्रमुख विशेषताएं थी, और मानव द्वारा जो प्रथम पालतू पशु क्या है, वो था कुत्ता। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया, उसके बाद भेड़, उसके बाद अन्य जानवरों को बनाया। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस काल की विशेषताएं में मनुष्य घड़ा, जिससे आप उस समय मन का बनाना सीखा। ठीक है, मन का बनाना सीखा। और विशेषताएं में मनुष्य पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किया। और ये पहिए का जो आविष्कार है व्यक्ति को आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया। ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। नेक्स्ट मित्रों, मेहरगढ़ से जौ तथा गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ेगा। जौ प्लस गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। और कोल्डिहवा जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पड़ता है, वहां से धान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है मित्रों, जिससे ये पता चला कि ये खेती में विकसित हो रहे हैं या फिर विकास के ओर अग्रसर हैं। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट करें। और अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल का जो अंतिम चरण है, वो ताम्रपाषाण काल है। तीसरे के बाद चौथा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का समय 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ताम्रपाषाण काल में, ठीक है मित्रों, पहले तो ये जाने ताम्रपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का अंतिम समय था। ठीक है, यह प्रागैतिहासिक काल का अंतिम समय था। मित्रों, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या, तांबा। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा था।
और तांबे की खोज से मानव में औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। विकास हुआ जिसकी झलक हमको सिंधु सभ्यता में प्राप्त होगा। सिंधु सभ्यता में प्राप्त होगा। और इसका जो साक्ष्य है वो बिहार की सोनपुर तथा सेनुवार में, मित्रों सोनपुर तथा सेनुवार से प्राप्त होता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साक्ष्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडी से भी प्राप्त होता है, जिसमें ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है मित्रों, ये आज का प्रथम अध्याय था प्रागैतिहासिक काल। मित्रों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर में, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और पूरा फुल डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।